प्रिय विद्यार्थियों, आज इस कक्षा में हरिहर काका का पाठ कंटिन्यू करेंगे। आज भाग 8 हम पढ़ेंगे। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी है। अपनी योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वह जी जान से जुट गए। हालांकि यह सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए ही वह कर रहे थे। हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं थी। बात अभी हाल की ही है। आधी रात के आसपास ठाकुर भारी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला गंडासा और बंदूक से लैस एकाएक हरिहर काका के दालान पर आ धमके। हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वे जबानी कार्रवाई करें और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाने, तब तक आक्रमणकारी उनको पीठ पर लाद कर चंपत हो गए। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी, ना सुनी ही थी। सारा गांव जाग गया। शुभ चिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे, लेकिन अन्य लोग अपने दालान पर और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि यह महंत का काम है। वे मई दल बल ठाकुर भारी जा पहुँचे। वहाँ खामोशी और शांति नजर आई। रोज की भांति ठाकुर भारी का मुख्य फाटक बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा और सूनापन व्याप्त मिला। उन्हें लगा यह काम महंत का नहीं, बाहर के डाकुओं का है। वे तो हर जाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते कि इसी समय ठाकुर बारी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज सुनाई पड़ी। सबके कान खड़े हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में है। अब क्या सोचना। ठाकुर बारी का फाटक पीटने लगे। इसी समय ठाकुर बारी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। वे तितर बितर होने लगे। अपने हथियार संभाले, लेकिन हथियार संभालने से पहले ठाकुर बारी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई। वह गिर गया। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर भाग चले। सिर्फ वे तीनों भाई बच रह गए। अपने तीनों के बूते इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा, इसीलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। इधर ठाकुर बारी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु साधे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन में आ गए थे। उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे। जिस महंत को वह आदरणीय एवं श्रद्धेय समझते थे, वह महंत अब उन्हें घृणित, दुराचारी और पापी नजर आने लगा था। अब वह उस महंत की सूरत भी देखना नहीं चाहते थे। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा था। हरिहर काका ठाकुर भारी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे। तुम्हारे भले के लिए ही यह सब किया गया हरिहर। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे, उससे उबारने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। एक ओर
ठाकुर भारी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुर बारी आ पहुंचे। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुर बारी के फाटक पर आवाज़ लगाई, दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुर बारी के चारों तरफ घेरा ढालना शुरू किया। ठाकुर बारी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशालकाय ठाकुर बारी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे। फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डाल दिया और अपना अपना मोर्चा संभाल सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुर बारी पहुंचेंगे तो ठाकुर बारी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुर बारी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रह कर ठाकुर बारी का फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज़ लगा रहे थे। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायर भी किए जा रहे थे, लेकिन ठाकुर बारी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अगले कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।